मैं कितना नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी रानी मिली, जिसने मुझे एक महान पुत्र दिया जो आगे चलकर मेरी राजगद्दी को संभालेगा और एक ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थापना करेगा जिसके ऊपर किसी की आंख दिखाने की हिम्मत ना होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये दूसरा पुत्र ये भी अपने भाई की तरह ही बहुत ही शक्तिशाली बनेगा। लेकिन महाराज, अगर पुत्र के स्थान पर पुत्री हुई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने हमारे राजगुरु से पूछा है, जो किसी को देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा कि हमारे बड़े पुत्र की भविष्यवाणी भी तो उन्हीं ने की थी और उनका भविष्य आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। तो क्या उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये दूसरा पुत्र भी आगे चलकर एक महान योद्धा बनेगा? अरे नहीं रानी साहिबा, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, पर यह मेरा बेटा है, एक महान राजा का महान बेटा। ये हो ही नहीं सकता कि ये मेरे जैसा ना बने। पर फिर भी। अरे रानी साहिबा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? अगर ये योद्धा ना बन पाया तो हमारा बड़ा बेटा है ना, वो सब संभाल लेगा। अब तुम सो जाओ और इस पर चिंतित ना हो। ऐसा कहते ही वे दोनों सोने चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो बड़ी राजकुमार एक शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए काफी मेहनत कर रही थी और सेना के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। राजकुमार सच में कितने ताकतवर हैं। इतनी छोटी सी उम्र में ही 4 मुस्तंडों को आराम से पछाड़ देते हैं। ऊपर से वे बड़े भी हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि अगला महाराज हमारे बड़े राजकुमार ही बनेंगे। वो तो है, पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ही जल्दी हमारे दूसरे राजकुमार आने वाले हैं। ये भी तो हो सकता है कि वे इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हों। हाँ, पर कुछ भी हो सकता है। मैं तो हमेशा बड़े राजकुमार का ही साथ दूंगा। हाँ, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे राजगुरु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि बड़े राजकुमार ही बनेंगे अगले राजा, क्योंकि उनमें राजा बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तभी महल के अंदर से एक दासी दौड़ती हुई आती है और कहती है, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ और राजवीर को बुला के लाओ, महारानी के पेट में पीड़ा हो रही है। क्या कहा माँ? माँ ठीक तो है ना? मैं अभी जाता हूँ और राजदेव को लेकर आता हूँ। नहीं, रुकिए राजकुमार, आप यहीं रहिए, हम लेके आते हैं राजदेव जी को। फिर तीनों सैनिक दौड़ते हुए तेजी से राजवध को बुलाने गई और एक सैनिक महाराज के पास गया उन्हें ये खबर देने। महाराज ने खबर सुनते ही वो भी दौड़े चले आए। राजवैद्य और उनके साथ 2 महिला चिकित्सक भी आ गए थे। वे दोनों अंदर गए और राजवैद्य बाहर ही रुके और उन्होंने महाराज से कहा, आप चिंता न करें, बहुत ही जल्द आपको एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वैद्य जी, माँ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, बस धैर्य रखो। कुछ देर बाद ही बच्चे के रोने की आवाज आती है और थोड़ी ही देर बाद महिला चिकित्सक बच्चे को लेकर बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। और मेरी माँ, वो कैसी हैं? वो भी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, अभी आराम कर रही है, आप बाद में इनसे मिल सकते हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐलान कर दो राज्य में कि राजकुमार हुआ है और आज से ठीक 4 दिन बाद जश्न का इंतजाम करो और आसपास के सभी राज्य और सगे संबंधियों को न्योता दो। 4 दिन पश्चात एक बड़ा जश्न रखा गया और सभी को बुलाया गया, राजगुरु को भी, ताकि वह छोटे राजकुमार का भविष्य देख सके। जश्न के खत्म होते ही राजगुरु को बुलाया गया। प्रणाम महाराज, उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। जी राजगुरु जी, सब भगवान की ही कृपा है। बस आप यहाँ मेरे बुलाने पर आए, मुझे बेहद खुशी हुई। आपकी उम्र हो चुकी है, कुछ दिन पहले ही आपने राजगुरु के पद को त्याग दिया है, पर मैं चाहूंगा कि आप एक अंतिम बार मेरे राजकुमार का भविष्य देखें और बताएं
कि मेरे पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है। जी महाराज, आपने मुझे इतने सालों तक काम करने का मौका दिया। आपकी ही वजह से तो मैं इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर पाया। इसके लिए मैं आपका ये छोटा सा काम तो कर ही सकता हूँ महाराज। जी धन्यवाद राजगुरु। अब आप जल्दी से मेरे पुत्र को देखिए और उसका भविष्य बताइए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जी महाराज, जैसा आप कहें। उसके बाद राजगुरु उस बालक का भविष्य देखने लगे। जब उन्होंने उनका भविष्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और महाराज से कहा, महाराज, ये अद्भुत बालक, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्या सच में राजगुरु ये भी एक महान योद्धा बनेगा, मेरे बड़े बेटे जैसा या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली? माफ कीजिए महाराज, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लड़ने के लिए नहीं बना है। इसका क्या मतलब है? तो क्या ये लड़ने योग्य नहीं है? नहीं, ये लड़ने योग्य नहीं है, पर इसके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि ये बड़े से बड़े योद्धाओं को भी झुकने पर मजबूर कर देगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला जो लड़ ही नहीं सकता वो तो योद्धाओं के सामने टिक भी नहीं सकता, तो भला वो ऐसे काम कैसे कर सकता है? जरूरी नहीं है कि जिसके पास ताकत हो या जो लड़ने में कुशल हो वही विजय हासिल कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो है वो किसी भी शक्तिशाली योद्धाओं को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है। ऐसा क्या है इसके पास? बुद्धि। इसके पास वो दिमाग है जिसके सामने बल किसी काम का नहीं। राजन, तुम्हारे पास कितने बुद्धिमान लोग हैं? जी मेरे पास दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमानों में से पूरे 8 दिग्गज हैं, जिनकी बुद्धि के आगे सब सर झुकाते हैं। उन्हीं की वजह से हमारा ये राज्य इतना विकसित हुआ है। तो जल्दी ही अब उन 8 दिग्गजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बालक उन 8 दिग्गजों से भी कई गुना बुद्धिमान बनेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तसल्ली कर रहा था। बस एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सबसे ये कहना कि इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। पर ऐसा क्यों राजगुरु? क्योंकि इस राजमहल के अंदर ही तुम्हारे कई दुश्मन मौजूद हैं। अगर ये बात पता चली तो छोटे राजकुमार के जीवन को खतरा हो सकता है। जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ऐसा कहते ही राजगुरु वहां से चली गई और जब सबने पूछा महाराज से राजकुमार की काबिलियत के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, वो बस एक आम राजकुमार है। बड़े राजकुमार को सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महाराज से कहा, पिताजी, क्या सच में मेरे भाई के पास कोई काबिलियत नहीं है? अगर ऐसा सच में है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। अपनी अंतिम सांस तक उसे एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। छोटे राजकुमार का ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हारा अपना भाई है, प्यारा सा, मासूम सा, समझे? जी पिताजी, मैं वादा करता हूँ। फिर कुछ साल बीत गए और छोटे राजकुमार अब 5 साल के हो गए और बड़े राजकुमार 13 साल के हो गए। उन्होंने अपने आप को तब तक बहुत ही ताकतवर बना लिया था। इतनी छोटी सी उम्र में ही वे इतने ताकतवर हो गए थे कि अकेले ही 10 मुष्टंडों को हरा देते थे। और दूसरी तरफ छोटे राजकुमार, जिन्हें लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे आराम से दिन भर बस किताबें पढ़ते रहते थे और रोज उन महान बुद्धिमान 8 दिग्गजों के बगल में बैठ जाते हैं और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। पर सारे दिग्गजों को ये समझ नहीं आता है कि इतना छोटा बच्चा खेलने कूदने की जगह हमारे साथ बैठकर मुस्कुराता रहता है और महाराज भी इसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि महाराज को तो सब पता है।
महाराज को अब यही सही वक्त लगा छोटे राजकुमार को गुरुकुल भेजने का, क्योंकि अब उनकी उम्र शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गई थी। छोटे राजकुमार, सभा खत्म होने के बाद आप हमसे अकेले में मिलने आइएगा। हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। जो आज्ञा पिताश्री। दरबार की सभा खत्म होती है और छोटे राजकुमार महाराज से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? आओ छोटे राजकुमार, आओ। मैंने तुम्हें कुछ विशेष बात के लिए बुलाया है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है? नहीं पिताजी, ना मुझे युद्ध में किसी प्रकार की दिलचस्पी है और ना ही राजा बनने में। तुमसे यही उम्मीद थी। तो जरा बताओ कि आखिर तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी है? मुझे लोगों की सेवा करना है पिताजी। जब लोग अपनी दुविधा लेकर दरबार में आते हैं तो मुझे उनकी मदद करने की इच्छा होती है, और मुझे रणनीति बनाने में भी काफी दिलचस्पी है। अगर हो सके तो मैं चाहूंगा कि हमारी सेना मेरी बनाई हुई रणनीति को अपनाए। जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। अगर तुम्हें भी मेरे अष्ट दिग्गजों में से एक बनना है तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर उनसे अनुभव लेना पड़ेगा, जो कि तुम कर सकते हो। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक बात, तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाना पड़ेगा। तुम्हें अपने घर से 10 सालों के लिए दूर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने सारी परीक्षा पार कर ली तो तुम उससे पहले भी घर आ सकते हो। तुम्हें पता है, तुम्हारा बड़ा भाई तो 6 साल में ही अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर लौट आया था। अब देखने वाली बात यह है कि तुम कितने सालों में घर आते हो। जी, मैं समझ गया पिताजी। तो अब कब निकलना होगा मुझे? मैंने गुरुजी से बात कर ली है। तुम कल के कल ही रवाना होगे। अब जाओ और जाकर जाने की तैयारी कर लो। पर मैं तो तैयार हूँ। तैयार हो? क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें गुरुकुल भेजने वाला हूँ? हाँ, मुझे भैया ने बताया था कि वो भी 5 साल की उम्र में गुरुकुल गए थे, और मेरी भी उम्र गुरुकुल जाने की हो चुकी है। तो मुझे पता था कि आप कभी ना कभी तो कहेंगे ही, इसीलिए मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझे गुरुकुल भेजेंगे। वाह, क्या बात है। तुम तो अभी से समझदार हो गए हो। अरे नहीं पिताजी, ये तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाता। पर तुम भी तो छोटे बच्चे ही हो। इसीलिए तो मैं भी समझ गया ना। महाराज ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, क्या बात है, क्या परिहास किया है तुमने। आनंद आ गया। मुझे तुम्हारी काफी याद आएगी बेटा। अपना ध्यान रखना। आप भी पिताजी, मैं वादा करता हूँ, मैं जब लौटूंगा तो आपको गर्व होगा मुझ पे, और फिर हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है? अब मैं अपने छोटे से लाल को कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तब हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वादा रहा मेरा। उसके ठीक अगले दिन राजकुमार रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं गुरुकुल की ओर। प्रणाम गुरुदेव। आइए राजकुमार, आपकी ही प्रतीक्षा थी। तो मेरे प्यारे शिष्यों, आज से हम संस्कृत भाषा बोलने से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जब तक आप सभी भाषा नहीं सीख लेते तब तक ना लिखने के योग्य होंगे और ना ही आप उच्च पद के योग्य होंगे। गुरुदेव, तो क्या मेरे लिए कुछ और करने को है? पर क्यों राजकुमार, क्या आपको पढ़ाई नहीं करनी? देखिए राजकुमार, मुझे पता है कि आपको युद्ध सीखने में रुचि है, जो सभी राजकुमारों को होती है। पर आप समझें, पढ़ाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो राज्य को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। आपके बड़े भाई जो लड़ने में इतने कुशल हैं, उन्होंने भी पढ़ाई को महत्व दिया और मात्र 6 साल में ही अपनी शिक्षा पूरी कर ली। नहीं गुरुदेव, आप गलत समझ रहे हैं। उल्टा मुझे तो लड़ाई या युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है।
मुझे तो पढ़ाई में ही दिलचस्पी है। तो फिर आप पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहते? आपको पढ़ाई छोड़कर दूसरे काम क्यों करना है? क्योंकि गुरुदेव, मुझे संस्कृत भाषा आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी। भला मुझे जो पहले से ही आता है, फिर वो मैं क्यों सीखूं? कृपया कर वो ज्ञान दें जो मुझे नहीं आता है। ये आप क्या बोल रहे हैं राजकुमार? आप तो अभी 5 वर्ष के हैं और आप कह रहे हैं कि आपको संस्कृत भाषा आती है। हाँ, सही सुना आपने। मुझे संस्कृत और हिंदी दोनों ही बोलने और लिखने आती है। गुरुदेव को पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा बालक 2 भाषाएं बोलनी और लिखनी आती है। इसलिए उन्होंने राजकुमार की परीक्षा ली। जब गुरुदेव ने राजकुमार की परीक्षा ली तो वे उन परीक्षाओं में सफल रहे। सारे बच्चे यह देखकर अचंभित हो गए। जहां दूसरे बच्चों को ठीक से बोलना तक नहीं आता था, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार को 2 भाषाएं अच्छे से आती है। सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि लिखना भी आता है। गुरुदेव ने यह देखने के बाद उन्होंने 8 साल के बच्चों के साथ उन्हें बैठाया और पढ़ने के लिए कहा। परंतु गुरुदेव जो भी पढ़ा रहे थे और उसमें प्रश्न पूछ रहे थे, उन सब के उत्तर छोटे राजकुमार बड़ी ही सरलता से दे रहे थे, मानो कि उनको सब पहले से पता था। सारे लोग देखकर बड़े हैरान हुए। राजकुमार, क्या आपने सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं? हाँ, मैंने ये सारी पुस्तकें पहले ही पढ़ के खत्म कर रखी हैं। गुरुदेव राजकुमार की बातें सुनकर हैरान हो गए। वे अब समझ गए थे कि ये कोई आम बालक नहीं है, इसमें तो स्वयं माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। यह बालक बहुत ही बुद्धिमान है। गुरुदेव ने राजकुमार को 12-13 साल की उम्र वाले बच्चों के साथ बिठा दिया। अब राजकुमार गुरुकुल आते ही सीधे अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, जहां उन्हें अब केवल 1 वर्ष ही पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य के एक राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उन सबको हराकर इस राज्य को बचा लूंगा। तब तक तुम मेरे पीछे अपनी माँ और राजमहल का ध्यान रखना। जी पिताश्री, जैसा आप कहें। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाएं, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक माँ को और इस राज्य को कोई परिंदा भी नहीं छू सकता। अब ये राज्य और इस राज्य की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कहते ही महाराज युद्ध के लिए निकल गए और राजकुमार ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसके ठीक 16 दिन बाद खबर आती है कि महाराज युद्ध जीत गए। यह खबर देने एक सैनिक दौड़ा राजकुमार के पास गया और कहा, राजकुमार की जय हो। राजकुमार, एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। कहो सैनिक, क्या खबर लाए हो? क्या महाराज ये युद्ध जीत गए हैं? जी राजकुमार, महाराज ये युद्ध जीत गए, मगर क्या? मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहा तुमने? जी राजकुमार, हमारे सैनिकों ने और महामंत्री ने मिलकर उन्हें खदेड़ दिया, परंतु युद्ध के दौरान दुश्मन के एक सिपाही ने उन्हें मार दिया और वो अब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये नहीं हो सकता। भला कोई मामूली सा सैनिक मेरे महान पिता को कैसे मार सकता है? ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। पर यही सत्य है राजकुमार। पर अगर ये बात सच निकली तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, समझे? महारानी अपने पति के मौत के बाद चुपचाप रहने लगी। वो समय से भोजन भी नहीं करती थी। उनकी हालत भी खराब हो चुकी थी। राजकुमार भी उदास रहने लगे थे। उन्हें भी किसी काम में मन नहीं लग रहा था। कुछ ही दिनों में राजकुमार ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि पूरे राज्य की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। राजकुमार ने अपने पिता की मौत को भुलाकर अपने काम पर ध्यान देने लगा। अब 1 वर्ष गुजर चुका था और
अब छोटे राजकुमार अपने घर वापस आ रहे थे। सब राजमहल के बाहर छोटे राजकुमार के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटे राजकुमार के आने के बाद, आइए राजकुमार आइए, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मात्र 1 वर्ष में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। हमें तो पूर्ण करने में 6 वर्ष बीत गए। आप सच में काफी बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं। लोग फालतू में ही आपको एक आम बच्चा समझ रहे थे, लेकिन आप तो... अरे नहीं भैया, आप भी ना, मैं इतना भी खास नहीं। वो सब छोड़िए, ये बताइए कि पिताजी कहाँ हैं? वो नहीं आए, कहीं गए हैं क्या? राजकुमार की ऐसा कहते ही सब शांत हो जाते हैं। उन सब की शांति को देखकर राजकुमार समझ जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे उल्टे पुल्टे ख्याल आते रहते हैं। आप सब मौन हैं तो मुझे लगा कि महाराज को कुछ हो गया है। मैं भी ना। आप सही कह रहे हैं राजकुमार। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भैया, क्योंकि पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं वापस आऊंगा तो वो मुझसे ढेर सारी बातें करेंगे और वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। तो अब थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। बड़े राजकुमार छोटे राजकुमार को विस्तार से सारी बातें बताते हैं और समझाते हैं। छोटे राजकुमार अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, आपने मेरे आने की खुशी में अपने हाथों से मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया। क्या आप नहीं चाहती कि आपका पुत्र, जिसने 1 वर्षों से अपनी माँ के हाथ का बना भोजन नहीं खाया, इतने दिन बाद आने पर कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाना चाहिए? पिताजी क्या चले गए? आप तो अपने लाडले से, छोटे से प्यारे से बेटे को भूल ही गईं। क्या मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ? राजकुमार की माँ राजकुमार को अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है, तू तो मेरा लाल है। मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मेरे लाल, मेरे बेटी, तुझे भूख लगी होगी ना? रुक रुक, मैं अभी तेरे लिए मनपसंद स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूँ, तो रुकना जरा। हाँ। महारानी को फिर से पहले जैसा देखकर बड़ी राजकुमार और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन छोटे राजकुमार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वे रात भर टहलते रहते और अपने पिता के मौत के बारे में सोचते रहते। सुबह होने के बाद, मेरे पिता एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, तो उन्हें कोई भी मामूली सैनिक परास्त कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। राजकुमार ऐसा सोच ही रहे थे कि एक सैनिक उनके पास आता है और कहता है, राजकुमार, महाराज ने आपको सभा में बुलाया है। महाराज ने? ये आप क्या बोल रहे हैं? महाराज जिंदा हैं? नहीं राजकुमार, आप गलत समझ रहे हैं। महाराज की मृत्यु के बाद अब बड़े राजकुमार ने ही गद्दी संभाल ली और अब वे ही महाराज हैं। अरे हाँ, मैं भूल गया था। तो क्या अभी मुझे जाना पड़ेगा? जी राजकुमार, महाराज ने आपको अभी के अभी बुलाया है। शायद से कोई महत्वपूर्ण बात होगी। ऐसा करते ही राजकुमार राज दरबार के लिए निकल जाते हैं। प्रणाम भैया। माफ कीजिए राजकुमार, पर इस समय हम आपके बड़े भाई नहीं हैं। इस समय हम आपके महाराज हैं, तो कृपया कर आप हमें महाराज कहकर ही संबोधित करें। हमें बेहद खुशी होगी। जी महाराज, जैसा आप कहें। कहिए, आपने हमें बुलाया? जी, इनसे मिलिए। ये हैं हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान लोग, जिन्हें लोग अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं, जो नाम हमारे पिताजी ने दिए थे, और ये आपका परीक्षण करना चाहते हैं। पर वो क्यों महाराज? क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो यहाँ के बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी नहीं कर पाए। आपने केवल 1 वर्ष में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है महाराज? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि स्वयं अष्टदिग्गज आपका परीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें
कि आप अभी से ही यहाँ के उच्च पद को ग्रहण करने योग्य हैं या नहीं। उच्च पद? पर महाराज, मैं तो अभी बच्चा हूँ। काबिलियत उम्र देखकर नहीं की जाती राजकुमार। अगर आप 1 वर्ष के भी होते और आप में उच्च पद को ग्रहण करने की क्षमता होती तो 1 वर्ष के बालक को भी उच्च पद अवश्य देते। महाराज की ऐसा कहते ही राजकुमार की परीक्षा शुरू होती है। राजकुमार, सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछकर इस परीक्षा की शुरुआत करता हूँ। जी, आप जैसे चाहें वैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो कठिन से कठिन प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी राजकुमार, शाबाश। तो ठीक है, फिर बताइए कि एक ऐसी चीज जो चलते चलते थकती नहीं, सोते हुए भी चलती रहती है और कभी पीछे नहीं लौटती, वो क्या है? समय। वो समय है जो चलता जाता है, चलता जाता है। आप सोए हों या जगे हुए हों, और समय कभी भी पीछे नहीं लौटता। सही जवाब राजकुमार, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पर याद रखिए, ये तो अभी शुरुआत है। आपको इससे भी कठिन से कठिन प्रश्न के उत्तर देना है। जी, मुझे पता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप सब केवल अपने प्रश्न पूछें अष्टदिग्गजों। ठीक है, तो आप अब मेरे प्रश्न का उत्तर दें। राजकुमार, एक कमरे में 4 कोने हैं। हर कोने में एक बिल्ली है। हर बिल्ली के सामने 3 बिल्ली हैं। कमरे में कुल कितनी बिल्लियां हैं? 4 बिल्लियां। हर कोने में एक बिल्ली है और हर बिल्ली के सामने की 3 बिल्लियां बाकी कोनों की बिल्लियां हैं। सही जवाब राजकुमार। चलिए, अब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें राजकुमार। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाए उतनी ही बड़ी होती जाती है? गड्ढा। वो गड्ढा है जिसे जितना निकालो अर्थात जितना खोदो उतना ही बड़ा और गहरा होता जाता है। सही जवाब राजकुमार। ऐसे ही करके अष्टदिग्गज अपने प्रश्न पूछते गए और राजकुमार उन सारे प्रश्नों का सटीक जवाब देती गई। अंत में राजकुमार इस परीक्षा में पूरे अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर लिए। तो ठीक है, अब हम ये घोषणा करते हैं कि आपको एक उच्च पद मिले जिसके आप अधिकारी हैं। नहीं, रुकिए महाराज, मैं अभी यह पद नहीं ग्रहण कर सकता। मुझे अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसे करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या आप तब तक रुक सकते हैं? हाँ, पर आपको ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए आप अभी ये पद संभाल नहीं सकते? क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं आपको अभी नहीं बता सकता, पर एक दिन मैं अवश्य बताऊंगा। चलिए ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। हमें आपका इंतजार रहेगा राजकुमार। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद महाराज। ऐसा कहते ही राजकुमार वहां से निकल गई और अपनी पूछताछ और जांच शुरू कर दी। वे युद्ध में जाने वाले सैनिकों से और मंत्रियों से युद्ध की सारी जानकारी लेने लगे और उन्हें जांच करते हुए कुछ विशेष पता चला और वे फिर से रात भर टहलते रहे और सोचते रहे। मुझे पता था कि महाराज इतने कमजोर नहीं थे कि किसी भी ऐरे गहरे सैनिक के हाथों मारे जाएं, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं अपने बड़े भाई से इस बारे में बात करूं तो क्या वो समझेंगे? मैं चाहे कितना भी बुद्धिमान हूं, पर हूं तो एक बच्चा ही। वो इस बच्चे की बात सुनेंगे, चाहे जो भी हो, मुझे उनसे बात तो करनी पड़ेगी। फिर सुबह हो जाती है और छोटे राजकुमार बड़े राजकुमार को, जो अब महाराज बन चुके हैं, उनके पास जाते हैं। बड़े भैया, क्या आपके पास थोड़ा समय है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरे पास अभी समय तो नहीं है, पर अगर आप कुछ बात करने आए हैं तो जरूर कोई विशेष बात होगी। कहिए, क्या कहना है? मैं अभी बच्चा हूं, पर क्या मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आप मानोगे? हमें तो पता है कि आप बच्चे हैं, पर हमें यह भी पता है कि आप कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। आप कितने ज्ञानी हैं, ये इस बात से ही पता चल रहा है कि आपने 10 साल की शिक्षा को केवल और केवल 1 वर्ष में ही पूरा कर लिया। और अब तक का इतिहास है
बड़े से बड़ा विद्वान भी ऐसा नहीं कर पाया। और यहाँ तक कि हमारे अष्टदिग्गज, जो सबसे बड़े बुद्धिमान लोगों में से एक हैं, उन्होंने भी 1 वर्ष में अपनी शिक्षा पूरी नहीं की थी। उन्हें भी कम से कम 3 से 4 वर्ष का समय लग गया था। अब कोई बेवकूफी होगा जो आपकी बात को नजरअंदाज करने की मूर्खता करेगा। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात सुनूंगा भी और उस पर विश्वास भी करूंगा, क्योंकि पिताजी को भी आप पर पूरा विश्वास था। क्या सचमुच भैया? पिताजी भी मुझे इतना विद्वान मानते थे? और नहीं तो क्या, उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, पर मुझे बताया था कि हमारे राजगुरु, जो भविष्य देख सकते थे, उन्होंने कहा था कि आप एक प्रचंड विद्वान होंगे, जो उन अष्टदिग्गजों से भी ज्यादा बुद्धिमान होंगे। और मात्र 1 वर्ष में ही आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको अपनी बुद्धिमानी का? आप खुलकर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी की मौत नहीं हुई थी, करवाई गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का अर्थ बस यही है कि मेरे पिता का हत्यारा वो सैनिक नहीं था। जिसने हमारे पिता को मारा वो हमारे ही बीच है, जिसने हमें धोखा दिया और महाराज के कत्ल की योजना बनाई, जिसमें वे सफल भी हो गए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई गद्दार हमारे ही बीच है, जो हमारे पिताजी को मारने के लिए हमारे दुश्मन राज्य से मिल गया और इस साजिश को अंजाम दिया? हाँ, यही सत्य है। पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने युद्ध में जाने वाले हर सैनिक, हर मंत्री और हर सेवक से पूछा और युद्ध की सारी जानकारी ली। सारे लोग युद्ध में व्यस्त थे। कोई लड़ रहा था तो कोई योजना बना रहा था, पर कुछ लोगों ने महाराज पर ध्यान दिया। उन लोगों ने कहा कि युद्ध में महाराज उस तरह नहीं लड़ रहे थे जैसे वे लड़ते थे। कुछ तो विचित्र हरकत कर रहे थे, अच्छे से नहीं लड़ पा रहे थे, जिस वजह से एक मामूली सिपाही ने उन्हें मार दिया। भैया, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ने तो उनके भोजन में या खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाया होगा, जैसे कि नींद की औषधि, ताकि वो सही से ना लड़ सकें। अगर तुम्हारी बात सच है तो वो कौन हो सकता है? कौन है वो गद्दार? क्या आप बता सकते हैं कि उनके सबसे नजदीक कौन है? कौन है जिस पे वे आंख बंद करके भी भरोसा करते हैं? ऐसे तो सिर्फ महामंत्री जी ही हैं, पर उन पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकते। यही तो बात है, आप कभी कभी उस पर भी भरोसा कर लेते हैं जिस पर नहीं करना चाहिए। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना, वो भी उस पर जिसके अतीत के बारे में उतना जानते नहीं, आपकी सबसे बड़ी भूल है। हमें कभी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस पर हद से ज्यादा विश्वास करते हो वही एक दिन आपकी पीठ पर छुरा भोंक कर चला जाता है। हाँ, पर फिर भी हम सिर्फ शक की बुनियाद पर महामंत्री जी को नहीं पकड़ सकते। उसकी चिंता आप ना करें, आप बस महामंत्री जी के साथ शिकार पर निकलें, वो भी अकेले। शिकार पर? लेकिन क्यों? मैं जैसा कह रहा हूँ आप बस वैसा करें, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऐसे कहते ही महाराज महामंत्री जी के साथ शिकार पर अकेले निकलते हैं। वे दोनों शिकार के चक्कर में जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर जाते ही, महाराज, क्या आपको पता है आपके पिताजी कितने शक्तिशाली थे? मैं अगर उनके पीछे से भी हमला कर देता था तब भी वो मुझे हरा देते थे। हाँ, पर आप मेरे पिताजी के पीछे क्यों हमला करते थे? उन्हें मारने के लिए। ऐसा कहते ही महामंत्री जी ने महाराज के पीछे अपनी तलवार से हमला कर दिया, लेकिन तलवार उनके पीठ के पार नहीं हो रही थी। ये क्या? ये तलवार आपकी पीठ को चीर क्यों नहीं पा रही? क्योंकि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अंदर कवच पहना हुआ है। तो क्या आपको मेरे बारे में पहले से ही पता था? पर कैसे? मैंने तो आप सबका विश्वास जीता था, यहाँ तक कि उन 8 दिग्गजों का भी। मैं उन्हें भी चकमा देने में कामयाब रहा, तो फिर आप कैसे नहीं फंसे? फंस तो मैं भी गया था, पर मेरा बुद्धिमान भाई नहीं। आप पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, पर अफसोस मेरे भाई को नहीं। क्या कहा? वो छोटा सा बच्चा? ऐसा कहते ही अचानक से ही झाड़ियों से सैनिक बाहर आ जाते हैं
और महामंत्री को पकड़ लेते हैं। उसके बाद राजकुमार की बहुत प्रशंसा होती है और महाराज उन्हें सभी से उन 8 दिग्गजों में शामिल कर लेते हैं, लेकिन राजकुमार इस पद को ग्रहण करने से मना कर देते हैं। भैया, मैं मानता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक बच्चा ही ना। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है और अभी मैं खेलना चाहता हूँ, जिम्मेदारी उठाना नहीं। सही कहा, मुझे माफ करना। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो आपका पूरा बचपन ही छीनने वाला था। मुझे माफ कर दे। आप जब चाहें तब इस पद को ग्रहण कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। घर के अंदर के गद्दार को पकड़ने के बाद अब राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। जब महामंत्री से पूछताछ की गई तो पता चला कि महामंत्री दुश्मन राज्य के राजा के भाई है और चाल चलकर महाराज को मारने आए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वे युद्ध में उनसे कभी नहीं जीत सकते। इसलिए हमें कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन असलियत में क्या है और क्या कर सकता है ये कोई नहीं जानता।